This conference will now be recorded. वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने एक पॉइंट बताया था एसोसिएटेड कंपनी से जो लोन लेना है वो बैड डेट्स हो जाए तो उसका थोड़ा काइंडली बता दें। इनका सवाल है कि बैड डेट्स के में अगर हम एसोसिएटेड कंपनी को लोन दें, कोई एक टेक्सटाइल मिल है जो अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको जो बैड डेट्स मिलने हैं वो इनकम के अगेंस्ट मिलने हैं, लोन के अगेंस्ट बैड डेट्स नहीं मिलने, वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं और वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। वो अगर आपने किसी को लोन दिया, देखें जो सेल की है वो बैड होगी तो वो अलाउड है, और अगर आपने किसी को लोन दिया एम्प्लॉइज को या किसी कंपनी को, वो बैड हो गए तो वो आपको अलाउ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है मार्च आई कैप का। हम प्रैक्टिस सेशन में मौजूद हैं और आई कैप का हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा कैलकुलेटर पकड़ लूं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हम बिजनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मौजू है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। पास पेपर कर रहे हैं आई कैप के। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है, अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एग्जाम के अंदर ये हमारा जो क्वेश्चन है आई कैप का वो है मार्च 2017 में टेस्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमने घबराना नहीं है, ठीक है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको रीड करना है। रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविजंस कहते हैं सेक्शंस को, कानून क्या कहता है, and rules made thereunder compute taxable income, net tax payable, refundable to मुश्ताक for the year। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये लगता है कि जैसे इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। for the year ending 30th June X7, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 जुलाई X6 से। अब इस टाइम को आपने जहन में रखना है। नहीं जी, सवाल है जी हमारे पास। अब हम इसको जरा वर्टिकल रीडिंग करें। मुश्ताक इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ मुश्ताक एंटरप्राइजेस। अगर पार्टनर्स की डिटेल गिवन होगी तो ये क्वेश्चन एओपी का बन जाएगा, वो इंशाल्लाह उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मुश्ताक ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सॉरी एमईज, ये ऊपर जो एब्रीविएशन उसने किया, इसको एक्रोनिम यूज किया, अब बार बार इसी को यूज करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ऑफ 1.8 मिलियन। मैंने आपको इसकी एक चीज बताई थी कि बाज औक़ात क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो इसी तरह दे देता है और बाज औक़ात वो क्वेश्चन में क्या करता है कि इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देके ये फिगर देता है, राइट। तो फिर हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रीवियसली जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर मैंने ये बात डिस्कस की है। तो एग्जामिनर के दोनों स्टाइल हैं कि वो हमें इस तरह से फिगर भी प्रोवाइड कर देता है प्रॉफिट एंड लॉस, और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी फिगर दे देता है। ओके, अब इसकी हम डिटेल चेक करते हैं। वो कहता है रिव्यू ऑफ एमीज रिकॉर्ड हैज रिवील्ड, बताता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है। एमीज एम्प्लॉयज 5 सेल्समैन, 32,000 per month were paid to each salesman in cash, which includes reimbursement of 6,000 per month incurred on entertainment of the customers at the business premises। कहता जी हमने 5 एम्प्लॉइज को पेमेंट की 32,000 की, जिसके अंदर 6,000 जो था वो एंटरटेनमेंट का भी शामिल था, और पेमेंट किसमें की है? कैश में। ये अलार्मिंग कंडीशन थी कि हमने कैश में पेमेंट कर दी। अब देखना ये है कि कानून क्या कहता है। पहले तो देखें एक्सपेंस है कितना, वो है 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये पहले उसने माइनस किया हुआ है 32,000 इंटू 5। मैं अब एनालिसिस करने लगा हूं
तो हमने प्रॉफिट में से 160,000 का एक एक्सपेंस माइनस किया हुआ है। उसने इंफॉर्मेशन बता दी, हम देखना है कि ये एक्सपेंस जो है ये अलाउड है या नहीं है, यस नो करना है, और इसकी फिर देखेंगे कैलकुलेशन क्या होगी। चलें अब इसका एनालिसिस करते हैं। सेक्शन 21 हमें क्या कहता है, कैश की पेमेंट के रिगार्डिंग उसने क्या बात की। वो कहते हैं जी आप कैश की पेमेंट जो सिंगल ट्रांजैक्शन है वो 25,000 तक कर सकते हैं अदर देन सैलरी, और जो सैलरी है आपकी वो कर सकते हैं 25,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर ये आपकी सिंगल हेड में अमाउंट ट्रांजैक्शन जो है ये अप टू 250,000 तक है तो फिर उसके ऊपर कैश की एप्लीकेशन नहीं होगी। अब देखते हैं हमारे साथ हुआ क्या है। ये देखें वो उसने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो कहता है 32,000 पर मंथ और 6,000 एंटरटेनमेंट का था। अब दो हेड्स हो गए हमारे पास, हम जरा इसको बाइफरकेट करते हैं। देखिएगा 32 में से हम अगर 6 माइनस करें तो 26 आ गया। तो हम अपने एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में ले जाते हैं। उसने जो एम्प्लॉयज को पेमेंट की है वो की है 26,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय, और एंटरटेनमेंट की कितनी की है 6,000 की। ये तो वैसे ही लिमिट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि 6,000 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है, 12 महीने की है ना, उसने हर महीने को वो पेमेंट कर रहा है। तो 6,000 इंटू 5 इंटू 12, तो 360,000 के साथ तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चीज गलत हुई है वो ये हुई है, क्योंकि इसकी लिमिट थी 25,000 तक, उसने 26,000 की पेमेंट कर दी। तो इट मींस कि हमें 26,000 इंटू 5 इंटू 12 ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो 26,000 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है, कितना डिसअलाउ होगा 1,560,000, ये एक्सपेंस हमें डिसअलाउ हो जाएगा। हम इसको प्रॉफिट में दोबारा ऐड बैक कर देंगे क्योंकि ये सेक्शन 21 के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक हो गया, ये बात का हमने एनालिसिस कर लिया। आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 150 which were paid to a research institution in China for the purpose of developing a new product. I think so it was section 26, 26 था ना सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्रीवियसली बात रिपीट कर दें जरा। बेटा वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। चलें ठीक है सर। आपने लेट ज्वाइन किया कि समझ नहीं आई? तो समझ नहीं आई। अच्छा समझ नहीं आई, फिर मैं कर देता हूँ आपको। ये सेक्शन 21 ये कहता है कि आप एक एम्प्लॉय को 25,000 पर मंथ, असल में ये बात हो रही है कैश में, क्या कैश में पेमेंट की जा सकती है? वो कहता है जी अप टू 25,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय आप पेमेंट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस हैं अगर वो पूरे साल में 250 को क्रॉस नहीं करते हैं तो उसकी भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको उसके अंदर जो 25,000 की ट्रांजैक्शन है वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करनी होगी। ये था इशू। तो उसने हमें कहा कि उसने 32,000 पर मंथ पेमेंट की है, जिसमें 6,000 जो है वो किसमें है, एंटरटेनमेंट का है। तो अगर हम 32,000 में से 6,000 माइनस कर दें तो ये जो एम्प्लॉय को उसकी सैलरी पे हुई है वो है 26,000 और उसने कैश में पे कर दी है जो कि डिसअलाउ हो जाएगी। और ये 26,000 इंटू 5 एम्प्लॉयज हैं और एक महीने की सैलरी को करें तो ये अमाउंट हमारी 15,60,000 रुपया डिसअलाउ हो जाएगी। 6,000 उसमें से हमने इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि ये एंटरटेनमेंट एक अलग हेड ऑफ इनकम है, इसलिए हमने, और वो पेमेंट जो है वो कितनी हो रही है साल में
पहली बात है कि 250 को क्रॉस ही नहीं कर रही है, कि कर रही है क्रॉस 6000 इंटू 5 इंटू 12, हाँ क्रॉस कर रही है, ये 250 को तो क्रॉस कर रही है एंटरटेनमेंट, लेकिन इसमें जो सिंगल ट्रांजैक्शन एक हो रही है वो 25,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ये बात थैंक हुई यू है। सर। Admin expenses include 150 which were paid to a research institution in China। देखिए मुझे इस पे एतराज है थोड़ा सा, आई कैप इसको क्या करता है, अलाउ कर देता है। तो मैंने कराची उनसे बात की कि भाई आप इसको अलाउ क्यों कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस में ऐसे होता है, जबकि सेक्शन 26 में लिखा हुआ है आ रिसर्च कंडक्टेड इन पाकिस्तान, ये बात याद रखिएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन मेरी नजर से गुजरे हैं जिसके अंदर के रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस आए हुए हैं। तो कहता जी उसमें 150 के एक्सपेंसेस हैं, तो हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, हम इसको अलाउ करेंगे और नीचे लाजमी आपने ब्रैकेट में लिखना है एज पर सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ आई कैप, और नीचे कहीं जाके लिख दें कि ऑल्दो दीज एक्सपेंडिचर्स शुड नॉट बी अलाउड। तो मैंने इसलिए आपने एग्जामिनर को एक भरपूर जो है वो जवाब दिया कि भाई आपके मैंने सॉल्यूशन देखे हैं, आपने तो नहीं देखे, मैंने देखे हुए, तो ऐसे ही हैं जैसे आपने देखे हुए। तो आपने एग्जामिनर को ये कहना कि भाई ये मैं इसलिए इसको अलाउ कर रहा हूं क्योंकि आई कैप ने किए हुए हैं, वरना ये अलाउ नहीं होने चाहिए, मुझे कानून का पता है और उसमें लिखा हुआ है कि ये चाइना में होनी, चाइना में पाकिस्तान से बाहर जो रिसर्च होगी वो आपके एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे, तो लिहाजा इसका जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जी अकाउंटिंग लॉस, अब आइएगा जरा देखिएगा, अकाउंटिंग लॉस ऑन द सेल ऑफ पेटेंट्स वाज 65,000, ये अगली बात आ गई। ये आ गया जी हमारे पास सेक्शन 24। सेक्शन हमें हमारा लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि आपके जो डिप्रिसिएबल और इनटेंजिबल्स हैं अगर उनकी सेल होगी, इनकी डिप्रिसिएबल या इनटेंजिबल्स की, तो वो किस में जाएगी, बिजनेस में जाएगी। अब देखते हैं 65,000 पेटेंट्स में लॉस हो गया। The tax written down value of these patents at the beginning of the year was 430। ठीक है, तो गेन कैसे कैलकुलेट होता है हमारा, जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो होता है सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, एंड दीज वर सोल्ड फॉर 524। amortization charge to the profit and loss account on these patents for the current year was 25। दो काम उसने गलत किए हैं, सुनिएगा वो कैसे। पहली बात यह है कि ये इनटेंजिबल जिस साल बिके उस पर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती, लिहाजा 25,000 को ऐड बैक कर देंगे हम, क्योंकि इस पे डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें हमें तो क्या हो रहा है गेन, वो कितना है, ये सेल प्राइस है 524 माइनस 430, ये फार्मूला था। तो 524 माइनस 430, ये हमें 94,000 का क्या हो रहा है गेन। तो इस अमाउंट को इनकम में क्या होना चाहिए, ऐड, इसको क्या होना चाहिए, जो जो लॉस लेस हुई है इसको भी क्या करेंगे ऐड, क्योंकि ये माइनस हुई है ना ये वाली अमाउंट। तो इससे हमें 3 एडजस्टमेंट पता चली कि हम इस क्वेश्चन में 25,000 को ऐड बैक करेंगे, अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं है, इसका जो लॉस हुआ उसने जो माइनस किया वो एक्चुअली लॉस था ही नहीं, उसको भी ऐड कर देंगे, ये दोनों की रिवर्सल पड़ गई, और 94,000 जो है वो इनकम में ऐड करेंगे क्योंकि वो गेन हुआ है। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से 3 चीजें, एक रिवर्सल और एक अकाउंट टैक्स का ट्रीटमेंट वो ऐड होगा, तो टोटल 3 चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी इसकी वजह से। अब आगे जी हमारे पास सेक्शन 29 बैड डेट्स। अब उसको जरा देखते हैं कि सेक्शन 29 बैड डेट्स को क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से आपने समझना है, जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको किया है। रिसीवेबल्स फ्रॉम आतिफ असलम, आतिफ एंड असलम, ठीक है, यानी आतिफ भी आ गया और उसका बाप भी आ गया, आतिफ असलम है ना हमारा सिंगर, तो दोनों से बैड डेट्स हो गए, ठीक है ना।
गाने शाने गाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इतने सेलिब्रिटी हैं और फिर भी पैसे मार के बैठ गए हैं। बाप बेटा दोनों आ गए। विच हैड बिन रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में। हम किस साल में इस वक्त 2022 में, तो पिछले सालों में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था। वर रिकवर्ड, रिकवर्ड हो गए। डिटेल्स आर एज फॉलोज। चलें इसकी जरा डिटेल बनाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। आपने इसको तवज्जो से अब सुनना है। क्लेम्ड बैड डेट्स इन द लास्ट टैक्स रिटर्न 800,000। अब पहले मैं आतिफ को करता हूं। अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज 55,000। मैंने क्या कहा है, आपने एग्जाम में क्या करना है, अलाउड को देखना है। एक फिगर आ गई, अलाउड वर्सेस एक्चुअल, अलाउड वर्सेस एक्चुअल को हमने लेकर चलना है। देखिएगा अब जरा अलाउड देखना है क्या है, अलाउड और एक्चुअल, ये मैं दोनों फिगर्स को जरा बनाता हूं। इधर मैं इसको ऐसे करता हूं कि ताकि फिगर्स भी आपके सामने रहें। इसके सामने करते हैं हम। ये है जी, अलाउड कितने थे 550। अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी हो गई है 700,000। लेकिन ये एक्चुअल जो है वो हमारे नहीं है। हम एक्चुअल निकालते हैं आतिफ के पहले। यहां लिख लेते हैं हम एक्चुअल और अलाउड। आतिफ को अलाउड कितने थे, आतिफ के सिलसिले में हमें अलाउड हुए थे 550,000। एक्चुअल कितने हुए जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने 800,000 उससे लेने थे और रिकवर हो गए 7 लाख। तो बेटा एक्चुअल कितने हुए 1 लाख रुपया। मैंने आतिफ से 8 लाख रुपया लेना था, ये देखिएगा उसने 7 लाख मुझे दे दिए, तो एक्चुअल कितना हुआ 1 लाख। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया उसका बाप असलम आ गया। असलम से हमें कितने अलाउ हुए थे वो एज इट इज लिख दें, अलाउड नाम भी एग्जामिनर ने चुन के डाला। अच्छा एक्चुअल क्या हुए, हमने उसके बाप से लेना था 12 लाख रुपया, 4 लाख रुपया मिल गया, तो लॉस एक्चुअल कितने हुए हमारे 6 लाख रुपए के। नहीं, एक स्टूडेंट ने 600,000 लिख दिया, ये तो गलत कह रहा है ना। तो हमारे 800,000 के एक्चुअल हो गए, वो भी यहां लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी ये एग्जाम में गिवन थी, ये मैंने कैलकुलेट कर ली, ये वाली जो थी 1 और 2। अब जरा देखिएगा होना क्या है। मुझे खर्चा मिल चुका था 5.5 लाख रुपए का, एक्चुअल कितना हुआ 1 लाख रुपए का। तो क्या करेंगे 450,000 वापस करना है ना। वापस से मुराद क्या है, ये मेरी इनकम में आएगा। इनकम में क्या होगा, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होना चाहिए। इधर देखिएगा कि हमें अलाउ हुआ था 600,000 का, एक्चुअल कितना हुआ 8 लाख का। तो मजीद डिपार्टमेंट कहता है 2 लाख रुपया मजीद माइनस कर लो। ठीक है, तो ये क्या होगा एक्सपेंस बन जाएगा। बेशक आप एग्जाम में ऐसे वर्किंग बना सकते हैं, बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो नेट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 450 प्लस हो रहा है और 200,000 माइनस हो रहा है, तो नेट 250 जो है ये हमारी इनकम में ऐड होगा। अब अगली बात सुनिएगा, उसने क्या किया, उसने इनकम में, मैंने आपको अभी बात समझाई ना पिछले लेक्चर में कि वो इनकम में क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। जो रिकवरी हो रही है, जो रिकवरी हो रही है, तो इससे क्या मुराद है कि हम अपनी, उसने अकाउंटिंग में 700,000 प्लस 400,000 उसने क्या किया होगा, 11 लाख रुपए को क्या किया होगा उसने ऐड किया होगा। तो हमने इसको माइनस करना है क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है। जो अकाउंटिंग इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। तो हम एग्जाम में करेंगे 250 को ऐड करेंगे, ठीक है, और 1100 को माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे ये रिवर्सल पड़ रही है।
ये रिवर्सल हो रही है, ये उसकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये उसने अकाउंटिंग में गलत थी। असल में उसकी जो टैक्सेबल इनकम में ऐड होना था ये 250 होना था, ये मैं चीज आपको बता चुका हूँ। चलें, ये चीज भी हो गई सेक्शन 29 की। अब आते हैं अगली सिचुएशन के ऊपर। ME हैज ओपन्ड अ सेल, 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूं, सेल्स ऑफिस इन दुबई, सेल ऑफिस है, बिजनेस इनकम आ गई। In this respect, furniture costing rupees 850 with written down value of 650 was shifted to Dubai office. क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ एसेट, एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आ गया। और एक्सपोर्ट ऑफ एसेट क्या हो, अगर हो तो क्या करते हैं, उसकी जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होती है वो हमारा इस साल का टैक्सेबल गेन बन जाता है। ठीक है, द टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 610। अब सवाल पहला ये पैदा होता है कि एक तो गेन आएगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 850,000, और आज उसकी जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी थी? वो है 650,000 टैक्स वाली। तो आज तब हम इस एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कितनी, यानी एक चीज 850 से 650 पे आ गई, तो इट मींस कि हम उसको 200 तक डिप्रिसिएट कर चुके हुए हैं, तो ये हमारा टैक्सेबल गेन हो जाएगा। तो हम इसको इनकम में ऐड करेंगे। अगला सवाल, अकाउंटेंट ने इसकी क्या एंट्री पास की है? क्या अकाउंटेंट ने कोई चीज अकाउंट्स में की है? अगर उसने की होती तो उसकी हम रिवर्सल डाल देते। चूंकि हमें एग्जाम में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट, तो लिहाजा इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इस लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी इनकम को 2 लाख से बढ़ा देना चाहिए, जो कि अकाउंटेंट ने नहीं किया। चलें, कहता जी अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, ये आ जाए, फॉर द ईयर इज 5480, तो इसको ऐड करेंगे अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को। However, no depreciation has been provided on the following fixed asset purchase on 1st March 2000 X3। हमारा टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारा हो रहा है 1 जुलाई X6 से लेके 30 जून X7 तक। यहाँ एसेट खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदा है, यूज मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी हमने की है। तो देखिएगा क्या होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे उसमें, सॉरी, पहली चीज कि ये वाली जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं इसको ऐड होना चाहिए हमारे एग्जाम में, पहली चीज। बाकियों के ऊपर जो कहता है इनके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो कर लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है? हमने पढ़ा हुआ है ना, हमें रूल आता है। फर्नीचर की रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? 15%। तो इस साल कितनी मिलेगी? 50%। चलें इसको कर लेते हैं, 200,000 इंटू 0.15 इंटू 0.5, तो हमें इसकी 15,000 की डिप्रिसिएशन मिलेगी जो माइनस होनी चाहिए। यूज मशीनरी इंपोर्ट की है, पहली दफा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है जी, बिल्कुल ठीक है। तो पहले इसके ऊपर क्या करेंगे? 25% इनिशियल अलाउंस चार्ज करेंगे। तो 500,000 इंटू 0.25, ये आ गया जी 125,000। अब इसके ऊपर इस साल डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, वो कैसे होगी? 500,000 माइनस इनिशियल अलाउंस इंटू 15% इंटू 50%, क्योंकि पहला साल है ना, तो माइनस इंटू 0.15 इंटू 0.5, तो ये हो गई हमारे पास 28,125। तो ये वाली जो चीजें थी, ये हमारी टोटल जो वैल्यू बनती है, दिस प्लस 15,000 प्लस 125, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 168,125। ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है जो हमें करना है। तो इसका मतलब ये वाली अमाउंट नंबर 1 ऐड होगी, नंबर 2 इसकी बेशक एग्जाम में अलग से वर्किंग बना लें, ये माइनस होगी।
कहता है जी द टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्रायर टू द एडजस्टमेंट मेंशन्ड इन 4 अबव वाज दिस। तो ये अमाउंट भी क्या होनी चाहिए, माइनस। तो 3 एडजस्टमेंट हमारे इस वर्किंग से आएंगी। वो चीज जो अकाउंटिंग वाली थी हमने ऐड कर दी, ये वर्किंग हमने माइनस करनी है, और तीसरी ये भी माइनस होनी है क्योंकि उसने कैलकुलेट करके हमें बता दिया। उसके बाद कहता है जी एडवांस टैक्स आ गया। एडवांस टैक्स पेड अंडर सेक्शन 147 वाज ₹200,000। ये बात जहन में रखनी है कि ये जो एक्सपेंसेस है ना हमारे, इनको लास्ट में माइनस करना है आपने, जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है। एडवांस टैक्स ये कहां से माइनस होगा, टैक्स लायबिलिटी में से। कभी भी जिंदगी में टैक्स को आपने इनकम में से माइनस नहीं करना गलती से भी। नहीं, अब आ गया हमारे पास बिजनेस लॉस। द असेस्ड बिजनेस लॉस ऑफ टैक्स ईयर 2000x1। हम किस टैक्स ईयर में हैं, 2000x7 में। तो पहले देखिएगा कि क्या इसके पास टाइम है या नहीं है। देखिएगा बिजनेस के पास था x1 में था, कितने हैं 6 साल, x2 1 x3 x4 x5 x6 This conference will now be recorded. अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे, ये यहां से आवाज मेरी गायब हुई थी इस पॉइंट से। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन में उसने हमें ये बात बताई कि हमारे पास असेस्ड लॉस जो है वो है 830,000 का, और उसमें हमें उसने बताया कि इसके अंदर जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है वो है 705। तो बाकी अमाउंट क्या बची हमारे पास, वो बच गई 125,000। इस 125,000 की लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स। जी बेटा, आवाज का दोबारा इशू हो रहा है। ओके, तो 125 हमारा ये था, और हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड जो डिप्रिसिएशन है वो है 705। ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद क्या है एग्जामिनर का, एग्जामिनर देने का मकसद ये है कि भाई इसको तुमने एंड पे क्या करना है, इसको एंड पे माइनस करना है। जो है बेटा आप बताओ, आवाज आ रही है आपको? तो हम यस सर, इस अब आने लॉस, लगी आवाज। चलो ठीक है। ये जो 125 का लॉस है ना, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो लॉग ऑफ करके दोबारा आ जाए क्लास में। 125 का बेटा जो लॉस है ना, इसको, इससे क्या मुराद है कि हमने इसको एग्जाम में पहले इसको माइनस करना है और बाद में इसको माइनस करना है। तो जब इसको माइनस करने लगेंगे ना, तो आपने एग्जाम में क्या करना है, इसमें इस साल की डिप्रिसिएशन भी ऐड कर लेनी है। आसान तरीका है, इस साल की करंट ईयर की डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है वो भी ऐड कर लेनी है। ठीक है, जुहेब इनको रिप्लाई कर दो बेटा, जो भी ये इनका इशू आ रहा है। ठीक है, तो पहले दोबारा सुनिएगा, इस इंफॉर्मेशन के से क्या मुराद है कि इसमें हमने इस साल की डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इसमें ऐड करेंगे, और उससे जो है ना ये अमाउंट को पहले माइनस करेंगे। चले जी आगे चलते हैं। अदर ट्रांजैक्शंस, अदर ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, कहता है जी ऑन 1 जून x7। देखिएगा हमारे साल का एंड है, हमारे साल का ये एंड है।
he sold 6000 listed shares for 32। देखिएगा लिस्टेड कंपनी का जब भी आएगा तो हमें एग्जैक्ट जो है वो पता होना चाहिए कि ये 2013 क्या है, फिर इसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम में देखें 2000x7 तो ये इसको क्या अज्यूम करना आपने एग्जाम में 2022, तो ये इसी साल आपने परचेज किए हैं ना, ठीक है। और वो बेच दिए उसने 6000 के शेयर, तो जैसे ही आप बेचने की बात होगी तो आपने फॉरेन एग्जाम में लिख लेना है गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। आउट ऑफ 15,000 शेयर विच ही रिसीव्ड ऑन 1 जून, अच्छा उसने बेचे हैं यहाँ पर, और ये उसने खरीदे थे 1 मई X2 के अंदर। तो जाहिर बात है कि इसको अगर जितना भी पीछे ले जाएं तो ये 2013 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2013 से जो पहले शेयर खरीदे जाएंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे ये वाले। तो ये हमें क्या मिल गई उसकी, आउट ऑफ 15,000 विच वाज रिसीव ऑन दिस ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, लें जी उसके बाप की डेथ हो गई थी। तो जैसे ही इसका मतलब ये है कि अब ये डीम्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसका गेन कैसे आएगा, जब आपको इनहेरिटेंस में मिले होंगे उस वक्त हम लिखते हैं सेल प्राइस माइनस डीम्ड कॉस्ट। कॉस्ट आपने एग्जाम में कॉस्ट ही लिखनी है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब विरासत में आपको कोई चीज मिले तो फिर फॉर्मूला कॉस्ट, ये नॉर्मल फॉर्मूला तो ये है ना कैपिटल गेन का। तो सेल प्राइस में से आपने क्या करनी है, उसकी जो डीम्ड कॉस्ट है उसको माइनस करना है। उसने सेल किए हैं 6000 शेयर्स, ये देखिएगा जरा ध्यान से, मिले थे उसको 15,000, बेचे कितने उसने 6000, उसकी कैसे होगी, तो 432,000, ये 6000 शेयर थे ना, उसको मिले कितने थे 15,000, और एक शेयर कितने का था 25 का, तो इसको 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें जो गेन आएगा वो कितना आ जाएगा 432,000 माइनस 6000 इंटू 25, तो 150,000। क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं इसलिए इस टाइम फैक्टर यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट गेन आ जाएगा माइनस 432,000, तो ये आ जाएगा 282,000, और ये क्या जाएगा, हम अपनी टोटल इनकम में से इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इट इज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। प्लस दूसरा क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 15% टैक्स जो है वो हम ऐड कर देंगे टैक्स लायबिलिटी में जाके, ठीक है जी। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। चलें अब जरा टाइम कम है तो डायरेक्ट हम इसका सोल्यूशन देख लें कि सोल्यूशन में हमारे पास क्या सिचुएशन इसकी बनती है। ये आ गया जी मिस्टर मुश्ताक का क्वेश्चन। मिस्टर मुश्ताक आपने ऊपर लिख दिया, यहां आप लिखेंगे एग्जाम में रेजिडेंट और इंडिविजुअल, ठीक है। यहां आपने एग्जाम में जब लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर के बाद ये सारा, तो यहाँ बेटा बिजनेस इनकम लाजमी लिखना है, क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमने हेड ऑफ इनकम को शो करना है। देखिएगा अब जरा मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 18 लाख रुपए आ गया। एड इन एडमिजिबल, मैंने कहा कि आप बेशक इस तरह से क्वेश्चन ना करें, आप प्लस माइनस अपने तौर पर करते जाएं। सैलरीज पेड इन कैश, ये आ गई हमारे पास, इसकी हम कैलकुलेशन बता चुके हैं मैं आपको। पे टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन चाइना एडमिजिबल एज पर सेक्शन 20, आपने यहाँ पर लिखना है एज पर आई कैप सोल्यूशन, ठीक है, आपने इसको कर देना है। अकाउंटिंग लॉस और डिस्पोजल ऑफ पेटेंट्स, ये देखिएगा मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ये वाले, ठीक है। 90 अकाउंटिंग लॉस आप इसको करेंगे, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल, ये जो अमोर्टाइजेशन है ना बेटा इसको आपने बाद में लेकर जाना है, ये गलत, ये यहाँ ठीक नहीं है। इसको क्या करना आपने, जब ये करेंगे ना नॉर्मल डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये इसको आपने इधर लेकर आना है, ये बात याद रखिएगा, ये इधर आनी है, इसकी सही जगह ये है।
तो यहाँ पर ये गलत पड़ी हुई है, आपने इसको एग्जाम में यहाँ माइनस नहीं करना। दोबारा सुन लें कि इस अमाउंट को, क्योंकि लॉ ने कहा है कि ये चीजें डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बाद में माइनस होनी चाहिए। ठीक है जी। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता चुका हुआ हूं इन दोनों की। ठीक है कि और ये अकाउंटिंग में इसने जो बैड, ये देखिएगा एक, और ये तीसरी चीज आपने इसको एक ही जगह एग्जाम में करना है। इसकी वर्किंग हम अच्छी तरह समझ चुके हुए हैं कि ये अमाउंट्स कैसे आ रही हैं। ठीक है, नहीं ये वाली जो अमाउंट, सिर्फ ये वाली जो ये 450 और ये वाली अमाउंट, इन दोनों को आपने एक ही जगह करना है एग्जाम, प्लस माइनस साथ ही कर दें। टैक्स गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर टू दुबई, ये वाली अमाउंट आ गई, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एन एसेट, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन से कहा था ऐड कर दें, ये यही ऐड करनी है, माइनस बाद में करेंगे। उसके बाद डेफिशिएंसी रिकवर्ड, ये जो अमाउंट है ना, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, आपने मेरी वर्किंग की तरह करने हैं। 1, 2 और 3, ये तीनों अमाउंट्स आपने मेरी वर्किंग को देख के करनी है। एग्जाम में बेशक इसकी आप क्या करेंगे, वर्किंग बना लेंगे, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आप में से कोई बच्चा इस पैटर्न को ठीक करके जरा शेयर कर दे, ताकि मैं बाकी स्टूडेंट के साथ भी ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर दूं। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को दोबारा ठीक करके ना, जो मेरा पैटर्न है उसके ऊपर आपने करना है। उसमें ये अमाउंट भी नीचे ले जानी है और इसको भी वर्किंग में लेकर आना है। देखिएगा ये आ गई, ये मैं बात बता रहा था कि जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे ना इस फिगर तक, इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर लॉसेस एंड डिप्रिसिएशन। इसमें से हम नॉर्मल बिजनेस लॉस जो है उसको पहले माइनस करेंगे, ये बात अभी मैंने आपको बताई है। पहले किसको माइनस करना है, इस अमाउंट को। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया कि ये भी गलत है, यहाँ भी आपने इसको भी यहाँ पर नहीं रखना, ये वाली जो अमाउंट है इसको भी इधर लेकर आना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये लाइन अलग से नहीं लिखनी, बल्कि आपने एग्जाम में सिर्फ लिखना है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसी के अंदर आपने ये सारी अमाउंट को, तो एक ये अमाउंट आ जाएगी, ये भी अमाउंट यहीं पर आ जाएगी, तो ये सारी अमाउंट्स को आपने यकमुश्त यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। समझ आ गई? यानी आपने अपना जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें तमाम एडजस्टमेंट्स आपने इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। ठीक है, तो यहां से आपने लेस फिर करना है लॉस जो है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, वो माइनस करेंगे, अदर दैट डिप्रिसिएशन। जी, ट्यूसडे को बेटा आपका एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा, तो प्लीज जरा उसमें रेडी रहिएगा। फिर आप इसमें से आप लेस करेंगे अपने एग्जाम में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड और बाकी सारी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सारी आपने यहाँ से बेटा लेस करनी है। ये तरीका आपका एग्जाम में होगा, इसी को आपने फॉलो करना। कैपिटल गेन आ गया हमारे पास, ये देखिएगा 282, और यही दोबारा हमने क्या किया, लेस कर दिया। तो यहाँ आपको एग्जाम में हेडिंग देनी चाहिए टोटल इनकम। जोहेब बेटा आप भी कोशिश करना है इसको टाइप करके ना हमें ये दे देना जरा क्वेश्चन। लेस कैपिटल गेन एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो ये आ गई टैक्सेबल इनकम, इसको आपने डबल लाइन से क्लोज करना है। उसके बाद टैक्सेशन आ गई, आप टैक्सेशन के लिए क्या करेंगे, आप एग्जाम में ये मेरी आप वर्किंग जो मेरे वाली है उसको करेंगे 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट 2059925 माइनस 1.2 मिलियन। आप ऐसे वर्किंग करें एग्जाम में, तो आपके पास ये टोटल आंसर इसका आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, मैं जरा आपको कैलकुलेट करके बता दूं, 2059925 माइनस 1.2 मिलियन इंटू 0.15 प्लस 70,000, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर 198,988 या 99, मेरा ख्याल है यही आंसर होगा ये। और अब इसमें आपने यहाँ सोचना है एग्जाम में, यहाँ जाके क्या ये फुल टाइम टीचर है, नहीं, फॉरेन सोर्स इनकम यहाँ पर है, नहीं है,
कोई क्रेडिट, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर वगैरह नहीं है, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उसका आपने ऐड कर दिया, ये वाली इनकम को आपने यहाँ पर शो करके ऐड करवा दिया। फिर एडवांस टैक्स है, बिल्कुल है, वो आपने यहाँ से लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा टैक्स पेएबल, ब्रैकेट में लिखना है विद रिटर्न और इसको डबल लाइन से क्लोज भी करना है। तो ये था, आप इस क्वेश्चन को आपने मेरे पैटर्न पे करना है, जैसे मैंने आपको पैटर्न करवाया हुआ है उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना। This conference will now be recorded. ठीक है जी, तो ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। तो ये x से आ रहा था, जब इसकी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर बताएगा तो अक्सर वो इसमें अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी बताता है, वो उसने बता दी कि 705,000 है और बाकी जो बचा है इसमें से वो 125,000 है। ये दो चीजें हमारे पास मौजूद है। इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये एक्सपेंस आपने पहले लॉस माइनस करना है। दूसरी चीज, इसका टाइम चेक कर लें कि कहीं ये 6 ईयर से ज्यादा तो नहीं हो चुका हुआ। ये दो चीजें चेक करनी होती हैं। पहली कि आपने इसको पहले आपने लेस करना है, आपने इसको पहले इसको लेस करना है, और दूसरा इसका टाइम चेक कर लें लेस करते हुए। इसको जो है वो आपने इसमें जो करंट ईयर की डिप्रिसिएशन है उसमें ऐड करना है, जो भी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होगी ऐड करना है, और इसको बाद में आपने लेस करना है, लास्ट में लेस करना है, ठीक है। अब इसका पहले हमने टाइम देखा तो वो था x1 से ये आ रहा है, तो इसका टाइम क्या था, x2, x3, x4 और x7, ये इसका टाइम था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको, चूंकि इसका आखिरी साल था तो हमने इसको लेस कर दिया। अब सुनिएगा, अगर यहाँ पर एग्जाम में ये होता कि ये 2000x0 से होके आ रहा है, तो 2000x0 से अगर ये आता तो इसका टाइम जो था वो चल के x1, x2, x3, x4, x5 और x6 यहाँ लैप्स कर जाता। तो फिर हम एग्जाम में इसकी एडजस्टमेंट को ना करते, फिर हम सिर्फ 705 को डिप्रिसिएशन में ऐड करके माइनस करते थे। तो चूंकि इसका टाइम इस क्वेश्चन में था इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो दोनों सिचुएशंस मैंने आपको क्लियर कर दी है इसके अंदर। सर ये हर साल सेम होता है लॉस, सेम अमाउंट से हम डिडक्ट करते होते हैं जी। This conference will now be recorded. ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि अमोर्टाइजेशन और गेन ऑन अमोर्टाइजेशन क्या होता है। अमोर्टाइजेशन और गेन ऑन अमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक होने वाला है। वो कैसे कि हमने अगर एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो हम इसकी अमोर्टाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। इसको हर साल अमोर्टाइज करते जाएंगे जो भी इसकी लाइफ है, जो एज पर रूल। अगर हम इस सॉफ्टवेयर को बेच देंगे तो ये सॉफ्टवेयर खुद इनटेंजिबल है, तो इसका गेन होगा सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, ये होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये होती है इसकी वैल्यू। तो उस तरह से गेन होगा। तो गेन जो है वो एसेट पे आता है और अमोर्टाइज भी एसेट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने, उसने लास्ट ईयर में भी इसको अमोर्टाइज किया हुआ था, जो कि सेक्शन 24 ये कहता है कि जिस साल आप अपने इनटेंजिबल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे उस साल आपने अमोर्टाइजेशन नहीं करनी, इसलिए हमने उसको ऐड बैक कर दिया था, अंडरस्टैंड। और फिर उसने उसमें से लॉस कैलकुलेट किया हुआ था, जबकि उसमें तो गेन था, तो गेन तो ऐड होना चाहिए था, लॉस उसने माइनस किया था, हमने उसको भी ऐड कर दिया। तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें जो थी वो हमने उसमें ऐड की थी।